चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं रेड फ्लैग रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। बहुत ही बढ़िया न्यूज़लेटर है ना। अगर आप लोग चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा, या फिर पहले अपन थोड़ी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, फिर बीच में आप लोगों को बता देंगे इनकी सब्सक्रिप्शन प्रोसेस। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आता है रिपोर्ट में तो जरूर इनको ले लीजिएगा। ठीक है, पेज खुल गया। वैसे ये इनका सब्सक्रिप्शन का पेज रहता है। पहली लिंक है ना। 8,805 साल के लिए रहता है, 4,503 साल के लिए, और हर साल का यह तो 2,200 रुपये का रहता है। बहुत ही अच्छा न्यूज़ लेटर है, हाईली रिकमेंडेड है। ये रेड फ्लैग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो होती है, ये क्या क्या चीज़ों को लेके इन्वेस्टर्स को कॉशियस रखना है अपने आप को, कि भाई कि इस कंपनी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बस केयरफुल रहने की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो बहुत काम की चीज़ है, पैसे बचाने के लिए यूज़ होती है। चलिए, तो ये क्या है बेसिकली, इन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। क्या है डिस्क्लेमर? दिस इज नॉट अ बाय सेल एडवाइस, इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ना। इसमें ऑलरेडी रिस्क होता ही है स्टॉक मार्केट में, और अगर आप एक एडवाइस ले रहे हैं तो एक सेबी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइसर से ही लें, है ना। क्योंकि उनके पास में बेसिकली वो आपको जो एडवाइस अपने हिसाब से देंगे। उनकी अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी है, हमारी अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी, आपकी अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी होगी, है ना। तो हम सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। सो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पैसे बचाना भी उतना ही ज़रूरी है ट्रेडिंग की दुनिया में जितना कि इन्वेस्ट करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हम इमोशंस में आके इन्वेस्टमेंट हो कई बार करते हैं रदर देन की लॉजिक के। तो ये रिपोर्ट हमारी थोड़ी हेल्प करती है इसको लॉजिक बिल्डिंग में। ठीक है, चलिए। तो क्या है बेसिकली BBTCL? एक हिस्टोरिक इंडियन कंपनी है जो कि फ्लैगशिप एंटिटी है वाडिया ग्रुप की। ठीक है, जिसमें लॉन्ग डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन हिस्ट्री है, जो कि इनके 1863 बहुत पुरानी। इनिशियल बिल्ड टीक बिजनेस में थे ये पहले, टीक बिजनेस। ठीक है, वाइड एरे ऑफ सेक्टर्स। तो की सेगमेंटेशन में क्या है? प्लांटेशन, फूड, ऑटो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और दूसरी चीज़ों में भी ये लोग हैं। तो तरह तरह की चीज़ें ये लोग बेसिकली बेचते हैं, और इनका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है। अब क्या, क्यों इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ये क्या है बेसिकली यही है ना। तो ये रेड फ्लैग रिपोर्ट की खासियत होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या इश्यूज अभी कंपनी फेस करे उसको ये बड़ा डायरेक्टली लिखते हैं ये लोग। किसी भी तरह की बोलना चाहिए शुगरी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता इसमें, डायरेक्टली बताते हैं। तो इसमें क्या है? हिस्टोरिकल स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस चैलेंजेस क्या है? ऑन स्टैंड अलोन बेसिस BBTCL core plantation business, particularly tea business, has faced consistent challenges, often reporting losses and negative cash flow, है ना। इसमें क्या है? लॉस और नेगेटिव कैश फ्लो के बारे में इन्होंने बताया है इनके चाय के बिजनेस को लेकर के। हाई लेबर कॉस्ट है, जिसमें आपका पेस्ट टैक्स है, फ्लक्चुएटिंग एक्सपोर्ट मार्केट रियलाइजेशंस हैं, हैव इम्पैक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है। while the company have contributed positively on overall margin, the बिजनेसेस जो हैं, दूसरी बिजनेस जो है वो पॉजिटिवली मार्जिन को इफेक्ट करते हैं, बट स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वीक है सर्टेन पीरियड में। इन्वेस्टर शुड स्क्रूटनाइज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ईच बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट, पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें कंसोलिडेटेड लेवरेज एंड डेप्थ प्रोफाइल। सो कंसोलिडेटेड डेप्थ लेवल्स हैव बीन कंसर्न है डेप्थ को लेकर के इनको, जिसमें कि एफर्ट्स रिड्यूस डेप्थ एंड कंसोलिडेशन नेट लेवरेज have been elevated to various point, the partial due to incremental debt taken by foreign subsidiaries। काफी उधार लिया हुआ है कंपनी ने उनके ग्रुप एंटिटीज को सपोर्ट करने के लिए, और मैनेजमेंट ने एक्सप्रेस किया है इंटेंशन टू बिकम डेट फ्री एट ए स्टैंड अलोन लेवल and reduce consolidated debt. Investors should carefully assess the company's ability to consistent deleverage and manage the financial obligation। मतलब अपना डेट पे ऑफ कर रही है कि नहीं कंपनी, उसको देखें, especially in the light of potential need for capital within the diverse Vadia group debt if not managed effectively। ये क्या है? आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और शेयर होल्डर रिटर्न्स को लेकर। ठीक है, स्पेशली जो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस होते हैं उसमें देखना बहुत जरूरी है कि कोर बिजनेस कैसा है। ठीक, इम्पैक्ट ऑन ग्रुप कंपनी परफॉर्मेंस एंड इंटर कॉर्पोरेट डायनेमिक्स। तो इसमें क्या है? BBTCL इज अ होल्डिंग कम ऑपरेटिंग कंपनी विद इन लार्जर वाडिया ग्रुप, है ना। BBTCL एक होल्डिंग कम ऑपरेटिंग कंपनी है वाडिया ग्रुप की। इट्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अदर ग्रुप एंटिटीज, है ना। दूसरी एंटिटीज से इफेक्ट होता है, पर्टिकुलरली दोज ऑफ BBTCL होल्ड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। एग्जांपल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। पास्ट इंस्टेंस पहले क्या हुआ है, सच एज impairing owning of the owning to the insolvency of an associate, Go Airlines क्या insolvent हुई थी। Highlight a potential for losses and financial strain on BBTCL due to events in
रिलेटेड ग्रुप कंपनीज। दूसरी जो कंपनीज हैं अगर उनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ना तो बीबीटीसीएल में अपने आप थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है, ठीक है। इन्वेस्टर नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्टेडनेस विद इन द वाडिया ग्रुप। वाडिया ग्रुप के इंटरकनेक्टेडनेस को समझना जरूरी है। हाउ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ वन एंटिटी माइट अफेक्ट द बीबीटीसीएल, रिकवरिंग इनकॉर्पोरेट इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आईसीडीज के बारे में फ्रॉम ग्रुप कंपनीज इन द टाइमली मैनर कैन आल्सो बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक। फिर है वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी प्राइसेस एंड एग्रीकल्चर रिस्क। गिवन द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बीबीटीसीएल ऑपरेशन बिजनेस इज इन प्लांटेशन, टी और कॉफी के प्लांटेशन में इनका मेजॉरिटी बिजनेस है। द कंपनी इज एक्सपोज टू इनहेरेंट वॉलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस, है ना। एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस में इनहेरेंट वॉलेटिलिटी फेस करते हैं। फैक्टर्स लाइक क्लाइमेटिक, जो बेसिकली क्लाइमेट से है ना, एक्सेस एंड बेसिकली बारिश वगैरह का, पेस्ट अटैक का, ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स, ठीक, एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, क्वालिटी एंड pricing leading to fluctuations in revenue profitability of this segment, है ना। तो बेसिकली these external, तो ये जो है कमोडिटी प्राइस एग्रीकल्चर रिस्क जो होते हैं वो भी है इसमें। अब डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बड़ा क्लियर है, बताया डबल एज सोर्ड होती है ये ओवरऑल हमारे इन जनरल स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते समय डाइवर्सिफिकेशन इज अ डबल एज सोर्ड, ठीक है। ओवर डाइवर्सिफाई किया हुआ बिजनेस हमेशा ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो वाइल डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स कैन स्प्रेड द रिस्क, स्प्रेड करता है। इट आल्सो ब्रिंग कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। मैनेजिंग डेस्परेट बिजनेसेस विद ईच विद इट्स ओन मार्केट डायनेमिक्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैन बी चैलेंजिंग। हर बिजनेस अपने अपने तरह से अलग होता है, तो उसमें क्या है, उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। परफॉर्मेंस इन वन सेगमेंट might mask the weakness of other and capital allocation across the diverse interests can require full scrutiny। क्या है जो आप एज ए इन्वेस्टर, इन्होंने ये बताया कि आप लोग जब इनमें अगर इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं तो इनकी सारी चीज़ों को, सारे ग्रुप की बिजनेसेस को स्टडी करना जरूरी है, विच रिक्वायर्स काफ़ी बोलना चाहिए, ध्यान से करना है। सो इन्वेस्टर शुड एसेस वेदर द डाइवर्सिफिकेशन जनरली क्रिएट्स अ सिनर्जेटिक वैल्यू, सिनर्जी करके वैल्यू क्रिएट कर रहा है, या सिंपली डाइल्यूट्स द फोकस, ठीक। फिर उसके बाद वैल्यूएशन कंसर्न, सम एनालिस्ट सजेस्ट दैट द स्टॉक मे बी कंसीडर्ड एक्सपेंसिव इंप्लाइंग द करंट वैल्यू। तो कुछ ने इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से नॉट फुली अलाइन विद द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फंडामेंटल एनालिसिस। While companies' profit is growing, it is noted that investors should consider sustainability and growth whether the market factors as much as or not। ठीक है, थोड़ा सा और ये कंसिडर एक्सपेंसिव कंसिडर कर रहे हैं कुछ, बेसिकली इनके इनके अपने एनालिसिस, और इन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह भी ये बात कह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, regulatory and compliance risk। As a long-standing diversified entity, BBTCL is subject to the wide range of regulation across various businesses. Non-compliance with legislation changes in regulation and supervisory action can lead to penalties and operational disruptions and reputational damage, है ना। तो ये चीज़ तो हर बिजनेस में रहता ही है, regulatory compliance risk होता ही है। While the company emphasizes on integrity and regulatory compliance, the complexities of its business across the multiple sectors inherently presents ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। तो ये है ओवरऑल यहाँ पे इनकी रेड फ्लैग रिपोर्ट इनके ऊपर, ठीक है। कंपनी के बारे में अगर अपन देखें यहाँ पे अभी जो है 1992 रुपये की चल रही है, और अगर अपन यहाँ पे देखें क्वार्टर बाय क्वार्टर भी प्रॉफिट कर रही है कंपनी हर क्वार्टर में, और इनफैक्ट ग्रोथ भी है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर भी। जो लास्ट इनका लॉस हुआ था वो 2023 में हुआ था, उसके पहले हर ईयर भी प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड भी पे आउट करते हैं, ठीक है। अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो नेट नेगेटिव कैश फ्लो है -469 करोड़ का। बाकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनियों का ये रहता है कि कैश आता है वो है 2278, ठीक है। अब ये जो है 2038 करोड़ का था उसके पहले, फिर उसके बाद भी यहाँ पे अच्छा है, तो ठीक है पॉजिटिव कैश फ्लो। लेकिन आप देखेंगे तो जस्ट लास्ट आप 2024 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो -5648 करोड़ का यहाँ पे अपने को नेगेटिव देखे थे, और उसके बाद इन्होंने नेगेटिव को अच्छा खासा कम किया। अगर अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा ओपन करके देखें तो अपन यहाँ देख सकते हैं, देखिए रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ बोरो जो किया था ना उसका रीपेमेंट किया, तो उसका रीपेमेंट किया इन्होंने, दैट्स गुड, है ना। रीपेमेंट किया, और यहाँ पे जब रीपेमेंट किया तो उसके बाद उनका भले ओवरऑल यहाँ पे कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल वो अच्छी चीज़ है। तो इस बार भी इन्होंने फिर रीपेमेंट किया, तो अपन ने अभी जो थोड़ी देर पहले रिपोर्ट पढ़ी उसके बेसिस पर भी यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं ये लोग रीपेमेंट कर रहे हैं। और होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74.05% की अच्छी खासी होल्डिंग भी है प्रमोटर्स के पास। FIIs की होल्डिंग भी बढ़ी हुई है 9.60% की। DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1.47% की।
पब्लिक होल्डिंग तो चलिए ठीक है 14.88% की, तो ठीक ठाक है ओवरऑल कंपनी, ओवरऑल कोई खास ऐसे बुरी स्थिति में नहीं है अगर अपन देखें। और एक टाइम के बाद यहाँ जरूर फॉल आया था, अपन यहाँ देख सकते हैं सितंबर 2024, सितंबर अक्टूबर के बाद से जो फॉल आना शुरू हुआ था। बट हमें उम्मीद है कि एक दिन ये वापस अपने उन लेवल्स पे जाएगी। अगर ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी लगी हमको, इन्वेस्ट करना नहीं करना आप अपना पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं, हमें कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे लगे, ठीक है, कंपनी ठीक है और कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, अपने डेप वगैरह पे ऑफ कर रहे हैं। रेड फ्लैग रिपोर्ट वगैरह जरूर इन्होंने ये कहा है कि जो इनके ओवरऑल पूरे बिजनेसेस हैं उसकी स्टडी करना ज़रूरी है, तो थोड़ा अच्छी वेल रिसर्च करने वाला काम है ये। बट ओवरऑल कंपनी ठीक लगी हमको। बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपना व्यू ज़रूर बनाइए, ठीक है। और हम जो है अपना एंट्री पॉइंट जो है वही 2150 का फिर से एक बार हमने अपना लेवल रखा है, जो हमने पिछली बार भी ये लेवल डिसाइड किया था 2150 के बाद ही एंटर करेंगे। तो उस वक्त ये सस्टेन नहीं कर पाया था, लेकिन अगर आता है तो 2150 फिर 2450 और फिर उसके बाद आई होप ये और बढ़िया रैली करेगा और आज नहीं तो कल वापस अपने लेवल्स पे जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर इतना ही है ना, और फिर नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके।